हाँ जी बेटा, सारथी सीरीज लेक्चर 5th चैप्टर 5th फिजिक्स 12th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको आइडिया मिल जाता है उस चैप्टर के बारे में कि सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अकेले इनफ नहीं होते, आपको पूरे चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं आया उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट आपके नोट्स में वो टॉपिक होता है, ये कई सालों से वो बेचारा गुमनाम सा रहता है और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये तो पूछे जा रहे हैं ना, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। थोड़े बहुत तो वो भी नोट्स आपके जरूरी हैं जो आपने पूरे साल बनाए हुए हैं, यानी कि जो टॉपिक हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, उस पर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नहीं आया, वो आपने जरूर करने हैं। सो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एक छोटा सा चैप्टर है, कई बार 3 नंबर का आ जाता है, कई बार 1 नंबर का ही आता है, कई बार 2 का आ जाता है। छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चंस इजी बनता है, इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनता। तो पहले जो मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ वो इन टॉपिक्स पर है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो मैग्नेट के बारे में तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो आयरन को अट्रैक्ट करती है, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इनको स्टील, इनको अट्रैक्ट करती है। मेनली आपने आयरन को अट्रैक्ट करते हुए देखा, बाकियों को भी करती है। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के जस्ट मैं देखो 2-4 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूं, जो फॉर्मूले आएंगे। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक नॉर्थ और एक साउथ पोल पास पास रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L है। इस पोल की पोल स्ट्रेंथ को QM बोल देते हैं, इसको भी QM बोलते हैं। इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो डायपोल मोमेंट आएगा, जैसे पहले चैप्टर में किया था, वहां चार्ज इंटू 2L था, यहां पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L आ जाएगा। तो यूनिट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये डायपोल मोमेंट आ गया आपका। और ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, अगर आप, ये होती पोल की स्ट्रेंथ, अगर आप इस पोल को इधर से कट करते हो बीच में से, तो इसकी पोल की स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इधर से कट करते हो, तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, आधा पोल बचा है, आधी स्ट्रेंथ हो जाएगी, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात है, ये जो 12 डिस्टेंस लेते हैं ना, 12 डिस्टेंस, ये नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी है, नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी। अगर कोई ऐसे बेंड कर दे मैग्नेट को, ऐसे करके, ठीक है ना, क्वेश्चन भी करेंगे, ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो ये नहीं लेनी कि ये लेंथ कितनी है ना, इनके बीच की ये डायरेक्ट लेंथ कितनी है, हमने ये कंसीडर करनी होती है। सो नेक्स्ट जो बात है, ये कटा नहीं, एक मिनट, ये लो, ठीक है जी। नेक्स्ट बात है हमारी एनालॉजी। एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा पिछले चैप्टर ढंग से कर आया है वैसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेगा। एनालॉजी का मतलब है जो फॉर्मूले वहां चल रहे थे वही फॉर्मूले यहां चल रहे हैं, डिट्टो। फॉर एग्जांपल, वहां पर एक पहले तक रिप्लेसमेंट देख लो, जहां पर बेटा वहां पर क्या था, वहां पर हम यूज करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर यूज करेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो 4 पाई तो नीचे है, ये 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बन गया, यानी कि ये रिप्लेसमेंट चलेगी, 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या चलेगा जी? नेक्स्ट, जहां आप डायपोल मोमेंट के लिए P यूज किया करते थे, यहां आप M यूज करोगे, ओके। नेक्स्ट जब वहां आप, ये आ गया, और टॉर्क के लिए तो टो ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप वहां E यूज किया करते थे, यहां पर आप क्या यूज करोगे? मैग्नेटिक फील्ड के लिए B यूज करोगे। ये मोटे मोटे रिप्लेसमेंट है जो आपने याद रखनी है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, और जहां चार्ज यूज किया करते थे यहां पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक। बेसिकली ये रिप्लेसमेंट्स है।
और ये रिप्लेसमेंट करके फॉर्मूलों में क्या क्या होगा, उम्मीद है आपको कुछ फॉर्मूले याद होंगे। वहां पर आपने कूलम्ब्स लॉ किया हुआ था, जो फोर्स लगती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहां क्या बन जाएगा, ये भी फोर्स है दो पोल्स के बीच की, लेकिन ये बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q m1 है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये Q m2 है डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, वहां पर पिछले चैप्टर में जब आप फॉर्मूला यूज करते थे आपके पास डायपोल आता था, डायपोल मोमेंट आप ऐसे लिखते थे Q इंटू 2L। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा M, यानी कि ये भी आएगा Q इंटू 2L, लेकिन यहां पर Qm है पोल स्ट्रेंथ। यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास आता था P क्रॉस E, यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास M क्रॉस B। ठीक है, यानी कि MB साइन थीटा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले आते थे, एक माइनस P डॉट E यानी कि PE कोस थीटा, यहां पर भी वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा M डॉट B। यहां पर दूसरा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस MB कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। और डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर, शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था। अगर आप एक्सियल की बात करते हो शॉर्ट डायपोल के लिए, 2p सॉरी उल्टा हो गया 2kp बाय आर क्यूब। ये जो बेटा k है ना, इसके अंदर चीज छुपी होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आर क्यूब है, ऊपर है 2p। ओके, तो यहां पर इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पर क्या आएगा, सेम केस बनेगा, बट ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट है ये म्यू नॉट बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये 2 इसकी जगह m आ जाएगा, नीचे r का क्यूब आ जाएगा। दैट्स इट। यहां पर इक्वेटोरियल लाइन पर क्या बनता था, इक्वेटोरियल लाइन पर ये बनता था आपका फॉर्मूला P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहां पर इसी चैप्टर में भी सेम बनेगा, तो B इक्वेटोरियल क्या बनेगा M बाय ये म्यू बन जाएगा ऊपर जाकर एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई r क्यूब। ये कुछ एनालॉजी है, मतलब रिप्लेसमेंट्स याद करने के लिए। इनके डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो क्या करते हैं आगे, एक दो चीजें छोटी छोटी। ये आ गया मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां फिर बेटा इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला आपका बनता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और मैग्नेटिक मोमेंट को आप लिख सकते हो Qm इंटू 2L, और वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी कि 2L से 2L कट जाएगा, तो ये पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया आ गया। ये मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्वेश्चंस बनेगा, इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है B अप्लाइड फील्ड डिवाइड बाय जो भी है आपका म्यू नॉट आ जाएगा। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, ये म्यू होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये आती है B बाय H। और एक रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, तो ये आता है म्यू बाय म्यू नॉट। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आ गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये होता है एक्साइम, ये यही बोलते हैं, लिखा भी हुआ है, नोट्स लगाए हुए हैं हमने, ठीक है ना। चाई बोलते हैं, बट चाइम का फॉर्मूला होता है M बाय H, ठीक है ना, M ये वाला M। ओके, नेक्स्ट है जी, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये। ओके, नेक्स्ट कहते हैं जी दोनों में रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में रिलेशन क्या होती है। वो रिलेशन ये होती है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्साइम, ये आ गया, ठीक है जी, डन। यहां से ये फॉर्मूला का मैंने ओवरव्यू दे दिया। चलो जी चलते हैं अगले पेज पे, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया जी 2024 का है,
अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is suspended in a vertical plane in an external magnetic field B such that its plane is normal to B. The work done in rotating this loop by 45 degree about an axis perpendicular to B is closest. देखो वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी। अगर दो एंगल दिए हैं तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर एक एंगल दिया है तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देना माइनस एम बी कॉस थीटा। इसमें क्या कर रहा है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सर्कुलर लूप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम दिया हुआ है, इस सस्पेंडेड इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, ये होता है वर्टिकल प्लेन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ सच दैट इट्स प्लेन नॉर्मल टू बी, जो इसका प्लेन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा आपकी तरफ, परपेंडिकुलर। ओके, तो हमने एंगल किसके बीच में देखना होता है, हमने एंगल किसके बीच में देखना होता है, जो ये एंगल होते हैं थीटा, ये मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में। तो अगर ये प्लेन इसका मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली, और प्लेन इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों किस डायरेक्शन में आएंगी, एक सेम डायरेक्शन में आएगी, तो एंगल स्टार्टिंग वाला जीरो बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है सच दैट द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बी, एक एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करना है, सो 45 डिग्री से रोटेट करना है। स्टार्टिंग वाला एंगल कितना मान लेते हैं, स्टार्टिंग वाला एंगल जीरो दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस एम बी, बाद वाला एंगल 45 है, 45 को आप लिख सकते हो cos 45, और माइनस स्टार्टिंग वाला एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि देखो m और b के बीच में देखना है, ये जो नॉर्मल दे रखा है ना बेटा, ये प्लेन के साथ नॉर्मल है ऐसे, और m की डायरेक्शन भी इस प्लेन की क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, इसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, 0 डिग्री मान लेंगे, और ये बन जाएगा आपका माइनस एम बी और cos 45 1/√5, और ये आ जाएगा माइनस का 1। यहां तो रैशनलाइज कर लो, ठीक है, माइनस एम बी, इसको लिख सकते हो ऊपर √2 डिवाइड बाय √2 माइनस 1, यानी कि एम बी √2 को 1.41, नीचे 2 आ जाएगा माइनस 1, तो माइनस एम बी, ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.7, ठीक है, और मोटा मोटा इतना आ जाएगा, ओहो, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 1, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, माइनस एम बी, अब 1 में से 0.7 गया तो बेटा बचेगा माइनस का 0.3, यानी कि प्लस का एम बी और साथ में 0.3, एक अच्छा क्वेश्चन था, प्लस का एम बी और साथ में 0.3 ये आ जाएगा। एंगल को बड़े ध्यान से देखना है, नहीं तो गड़बड़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, लेंथ एल दी हुई है और बेंड कर दिया टू फॉर्म एन आर्क विच सबटेंडेड एन एंगल 120 एट द सेंटर। तो सबसे पहले बेटा देखो उसकी लेंथ एल दी हुई थी, कुछ ऐसी थी, ठीक है ना, एक बार मैग्नेट थी जिसकी लेंथ एल है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसकी लेंथ एल दी हुई है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम दिया हुआ है और वो होता है Q × 2L। नेक्स्ट इसको बेंड कर देना है और क्या बना देना बेटा, एक सर्कल की आर्क बना देना जो 120 डिग्री एंगल बना, ये एक सेकंड इसको बेंड कर देते हैं और ये बन गया जी, और ये जो लेंथ है अभी भी एल ही रहेगी, और ये जो बेटा एंगल बन गया आपका ये वाला, ये एंगल आपका बन गया 120, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ये एंगल आपका बन गया 120। ओके जी, यहां तक ओके है, ये रेडियस r मान लो और ये रेडियस भी r मान लो। मुझे तो ये चाहिए नॉर्थ और साउथ, देखो डायपोल मोमेंट पहले वाला लिखा हुआ है,
जो बाद वाला डायपोल मोमेंट है m डैश, वो कितना आएगा, वो आएगा पोल स्ट्रेंथ, वो तो Q है। लेंथ कौन सी लेंगे बेटा, लेंथ इन दोनों के बीच की डायरेक्ट ये लेंथ लेनी होती है, मैं इसको x मान लेता हूं, तो मेरे पास ये x मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये x निकालना है, और x निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये एंगल 120 है, ये दोनों आर आर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री और ये भी आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो ये x है, तो ये बाइसेक्टर है x/2 और ये x/2 आ गया। तो यहां से वैल्यू निकालो, आपको ये पता है और ये पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो क्या लगा दोगे, cos बेस cos थीटा यानी cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस यानी कि x/2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी, r है, तो ये cos 30 होता है √3/2, ये x/2r, ये वैल्यू कट जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी √3r, ये x की वैल्यू आई। बट क्वेश्चन में कहीं भी आंसर में r का जिक्र नहीं है, तो हमें इस r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस r को एलिमिनेट करने के लिए एक जुगाड़ लगाओ। आपको पता नहीं ये लेंथ तो l ही है, और ये आपको एक फॉर्मूला पता था, थीटा इक्वल टू l बाय रेडियस। तो जो थीटा है वो है 120, लेकिन 120 नहीं लिखेंगे बेटा, इसको रेडियन में लिखेंगे 2π/3। तो ये लिख देंगे 2π/3 इक्वल टू l, तो बेटा कैपिटल L ही है, r r है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 3l डिवाइड बाय 2π। तो यहां r की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 और फिर आ जाएगा बेटा 3l डिवाइड बाय 2π। और मुझे तो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए था, ये q तो q ही है, x की वैल्यू आ जाएगी 3√3l बाय 2π। अब पुराने वाले से कंपेयर करो, पुराने वाला था q इंटू एल, तो q इंटू एल को पुराने वाला बोल देंगे √3 और 3 और नीचे 2π आ जाएगा, और ये दोनों को मिलाकर पुराने वाला आ गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा है, 3√3m एक ही है, नीचे 2π, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसके ऊपर ये कर लोगे तो बेटा बहुत है इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जांपल है, 2023 में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल है P इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ऑफ XY प्लेन विद इट्स मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग y एक्सिस। सो एक स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल है, वो कहां रखी हुई है, XY प्लेन में। तो एक XY प्लेन पहले बना लो, ये XY प्लेन बन गया, यहां एक मैग्नेटाइजिंग नीडल रखी हुई है, मतलब मैग्नेट बनी हुई है। ओके, अ स्मॉल मैग्नेटाइजिंग नीडल P इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन बन गया, विच विद इट्स मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग y एक्स। इस नीडल का मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वैसे तो जाता है नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, तो y एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है ऐसे, ठीक, ऐसे पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये साउथ बनेगा और ये नॉर्थ बनेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है ना, ये आ गया। अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल Q इज प्लेस्ड इन 2 पोजीशन 1 by 1। एक और है मैग्नेटाइज्ड नीडल, उसको 2 पोजीशन पर रखना है 1 by 1। ए कहां रख दिया, A,0 पर। A,0 कहां आएगा, तो पहले यहां रख दिया A,0 पर, देन कहां रख दिया, विद इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट पॉइंटिंग अलोंग एक्सिस, यहां रख दिया, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, मतलब ये इसका साउथ पोल होगा और ये इसका नॉर्थ पोल होगा, इसको ऐसे रखा है इस पॉइंट पर। सेकंड केस क्या है, 0,a पर रखा है, 0,a कहां आएगा, यहां आएगा, और 0,a पर रखा है विद मैग्नेटिक मूवमेंट पॉइंटिंग अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, यानी कि ऐसे, यानी कि ये ऐसे रखी हुई है नीडल, ठीक है ना। ये है 0,a पर, छोटी सी है, मैंने दिखाने के लिए बड़ी बना दी। ये नॉर्थ साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है,
इन विच केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P एंड Q मिनिमम, किस केस में P और Q की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। इन विच केस P एंड Q नॉट इन इक्विलिब्रियम, P और K की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मान लो बेटा ये रखी हुई है, इस केस में ये ऐसे रखी हुई है, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इन विच केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P एंड Q मिनिमम। इस केस में ये तो रख दिया हमने, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। ये क्या है? इसकी इक्वेटोरियल लाइन, ऐसे जाती है ना इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट इधर जा रहा है तो इस पॉइंट्स पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो बेटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। किधर आएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया। यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड के ये किस एंगल पर रखी हुई है? किस एंगल पर रखी हुई है? परपेंडिकुलर। कैसे रखी हुई बेटा? परपेंडिकुलर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है mb cos थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर रखी हुई है तो यहां पर cos थीटा यानी कि 90 और cos 90 0, यानी कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? 0। इन विच केस, ठीक है। अब इस केस की देखना बेटा, इस केस में ये एक्सिल पर रखी हुई है। एक्सिल पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगी उसकी डायरेक्शन सेम होती है। तो यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड साथ एंगल बना रही है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में बनेगी आपकी -mb cos 0। cos 0 1 होता है, -mb cos 0 1 होता है। ये cos 0 आ गया। और उसने पूछा किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है? ये कम है या ये कम है? ये पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। नेक्स्ट है इन विच केस P एंड Q नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपके थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री बने या 180 बने, और ये इक्विलिब्रियम होते हैं। ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किस केस में एंगल 0 या 180 बन रहा है? इस केस में एंगल 90 बन रहा है, इस केस में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो सेकंड केस इसका आंसर आ जाएगा। इन सेकंड केस और इसका मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सोलेनोइड एंड कोरस्पोंडिंग बार मैग्नेट। ये जो सोलेनोइड होता है और ये बार मैग्नेट होती है, बट दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं। इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, इक्वल फॉर बोथ आ जाएगा। ये एक नोट्स का पार्ट है। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट आर फिक्स्ड with their center at distance d apart. Okay. A stationary charge q is placed at p in between the gap of two magnet at distance d. Magnet, ठीक है ना, दो रखी हुई हैं और उनके बीच का सेपरेशन सेंटर के बीच का स्मॉल d है, और एक पॉइंट चार्ज स्टेशनरी रखा हुआ है O पॉइंट्स पर, O से D डिस्टेंस पर। ये मान लो कोई पॉइंट O होगा, ये कोई पॉइंट D होगा, स्टेशन रखा हुआ है, शोन फिगर। इस पर फोर्स पूछ रहा है कितनी लग रही है। बेटा मेकअप तसल्ली का किया हुआ है इस क्वेश्चन का, ठीक है, पूरा डराने वाला मेकअप है। चार्ज पार्टिकल पर जब भी फोर्स लगाने की बात आती है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड सिंगल चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है, तो फॉर्मूला होता है BV Q sin थीटा। BV Q sin थीटा। अब आपने इस फॉर्मूले में एक चीज पढ़ी, इस क्वेश्चन से मैं एक चीज काम की लिखी हुई है कि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और यानी कि वेलोसिटी 0 है तो उस पर फोर्स भी कितनी लगेगी? 0 लगेगी। बेटा खत्म, क्वेश्चन खत्म, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई क्लोज सरफेस रखा हुआ है,
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसका फ्लक्स कितना रहेगा। देखो क्लोज सरफेस है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक नहीं निकालना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको जैसे वो चार्ज था ना वहां पर, यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल बिहेव करेगा, पोल स्ट्रेंथ अभी मैंने बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड की खासियत बात क्या है, कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल अकेले नहीं मिलते। आप ये नहीं कह सकते जी इसके अंदर ना अकेला नॉर्थ पोल रखा हुआ है, नहीं। अगर नॉर्थ है तो क्या आएगा साथ में, साथ में साउथ भी आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो। नॉर्थ है तो साउथ भी है। एक की पोल स्ट्रेंथ QM है, दूसरे की पोल स्ट्रेंथ -QM है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ऐसे लिखते थे गॉस लॉ को, DA = चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको फ्लक्स भी बोलते थे, ये आ गया जी। यहां पर क्या लिखोगे, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है। आप ये भी लिख सकते हो B.DA, लेकिन यहां पर जो ये इनसाइड चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ है, अकेला पोल मिलेगा नहीं, दो हमेशा इकट्ठे ही मिलेंगे। दोनों का जब नेट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0, हमेशा हमेशा। तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बेटा अभी बताया था, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट M इज कट इनटू 2 पार्ट ऑफ इक्वल लेंथ या ब्रेड्थ। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट, इक्वल लेंथ के में 2 टुकड़ों में कट करना है। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट M इज कट इनटू 2 पार्ट ऑफ इक्वल लेंथ, 2 पार्ट में। मान लो ये बार मैग्नेट थी आपकी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपने क्या करना है, इसको 2 पार्ट में कट करना है और दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी कि इसको ऐसे कट किया गया है। और मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। पहले बेटा ये लेंथ मान लो L है, तो ये इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो आएगा Q × L, या 2L मान लो, तो ये आ जाएगा। बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना आया, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, L। तो एक पीस का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा जो नया आया। पोल स्ट्रेंथ बेटा उतनी ही है, बीच में से काटने पर पोल स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं पड़ता, तो बीच से काटने से L कम हो गया। पुराने वाले से कंपेयर करो, तो पुराने वाले से अगर हम देखते हैं, पुराने वाले से यहां से QL की वैल्यू कितनी आती है, QL की वैल्यू आती है M/2, यानी कि कैपिटल M/2, यानी कि 0.5 और साथ में कैपिटल M, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगर इधर से कट करवाता तो पोल स्ट्रेंथ कम हो जाती, हाफ हो जाती एरिया कम होने से। नेक्स्ट क्या है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। If the bar magnet is free to rotate in the plane of field, which orientation would corresponding to its stable and unstable equilibrium? What is the potential energy in the? तो ओरिएंटेशन बताना है आपने, स्टेबल कौन सी होती है, अनस्टेबल कौन सी होती है। सबसे पहले तो बेटा देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना लिखा हुआ है, 0.32, यूनिट है जूल पर टेस्ला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, वो आ जाएगा 0.15 टेस्ला। स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाना है, अनस्टेबल बनाना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, ओरिएंटेशन, ये है मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखो स्टेबल के लिए क्या होता है, फॉर स्टेबल, फॉर स्टेबल के लिए जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। तो हम डायपोल मूवमेंट या बार मैग्नेट इसके अंदर रखेंगे। ओके, अब इस केस में क्या है, इस केस में एंगल 0 बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर जाना चाहिए, इधर तब जाएगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट। जब इसकी डायरेक्शन होगी ये साउथ होगी, ये नॉर्थ होगी, क्योंकि वो साउथ से नॉर्थ जाता है। इस केस में एंगल 0 बन गया, पहला ओरिएंटेशन ये आ गया। दूसरा ओरिएंटेशन क्या आएगा, अनस्टेबल के लिए, अनस्टेबल के लिए क्या होता है, फॉर अनस्टेबल
फॉर अनस्टेबल थीटा होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कब बनेगा? जब यहां क्या बनाओगे? साउथ, और यहां क्या बनाओगे? नॉर्थ, और ये एंगल अब इस साइड आ जाएगा। साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन आती है हमेशा, तो ये अनस्टेबल आ गया। इस केस में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया। अगर एक एंगल दिया हो तो माइनस एम बी कॉस थीटा। अलग अलग केस में पूछ रहा है। इस केस में थीटा एक ही दिया हुआ है 0 डिग्री, इस केस में थीटा 180 है, तो ठीक है। पहले केस में एम की वैल्यू रख दो बेटा 0.32 और बी की वैल्यू रख दो 0.15 और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। सोल्व कर लोगे? उम्मीद है कर लोगे। ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड में यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यहां भी सेम चीज है, लेकिन cos 180 होता है। cos 180 कितना होता है बेटा? cos 180 होता है -1। ठीक, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन बेटा कर लेना इतनी, और यहां 0.32 और कमेंट भी कर देना, और ये माइनस होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स इट, ये हो जाएगा। ठीक है ना? शेयर कर देना उस फ्रेंड के साथ जिसको चाहते हो कि आप, हाँ भी इसको जरूरत है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, सारथी सीरीज, प्लीज सपोर्ट जरूर कर देना। हौसला और हिम्मत बनी रहती है टीचर की, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? आ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड with its axis 30 degree with uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equal to, torque भी दी हुई है, what is the magnitude of magnetic moment? so torque दी हुई है, पेपर में फॉर्मूला लिख देंगे टॉर्क का, m और b का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि टॉर्क लिखोगे तो एम बी साइन थीटा। क्या m दे रखा है? नहीं दे रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो बेटा, कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड है आपका 0.25, और क्या निकालना है? एम तो निकालना है बेटा। थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है आपको 30 डिग्री और साइन 30। टॉर्क की वैल्यू कितनी है? 4.5 इंटू 10 की पावर -2। एम निकालना है, सारे सामान को नीचे ले आओ, यानी कि ये आ जाएगा 4.5 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 0.25, और साइन 30 होता है 1/2, नीचे 1/2 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू एम आ जाएगा। ये ऊपर जाकर बेटा 9 बन जाएगा, 4.5 की 2 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, 10 की पावर -2 नीचे है 0.25 इक्वल टू एम। ये 0.25 है, ऊपर इसका डेसिमल का 100 बेस दोगे, नीचे 25, ऊपर 9 और 10 की पावर -2 एम आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई 36 आ जाएगी और 10 की पावर -2 इक्वल टू एम आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है? अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये है 1.5 जूल पर टेस्ला इज अलाइंड विद देयर डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, दिया हुआ है। बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 1.5 जूल पर टेस्ला, और अलाइन विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ही अलाइन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसी डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री, इसी डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। निकालना क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो हैज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कैसे अलाइन करना है? पहले उसके साथ ये थीटा 0 है, बाद में नॉर्मल हो जाना चाहिए, और सेकंड केस है अपोजिट हो जाना चाहिए। तो हमने वर्क डन निकालना है, यानी कि पीई नहीं, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1।
तो स्टार्टिंग वाला एंगल θ1 है जो वो 0 डिग्री है। तो जो पहला केस है यानी कि u इक्वल टू माइनस एम बी, एम और बी दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे एम बी। कहां लेकर जाना है? नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, यानी कि बाद वाला एंगल 90 डिग्री बन गया cos थीटा, cos 90, और स्टार्टिंग वाला है cos 0। तो ये आ जाएगा माइनस एम बी, cos 90 आपका 0 होता है और cos 0 -1 आ गया है, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, यानी कि एम बी आ गया। एम बी यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 0.22 इनकी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 और ये 22, नीचे बेटा 3 पावर होगी, ऊपर जाकर -3 होगी। ये आ गया 15 30 30 330 आ गया बेटा, ये मैंने करवा दिया आपको। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है? अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। जो सेकंड केस है उसके लिए जो θ2 है अपोजिट है फील्ड डायरेक्शन में। अगर ये इधर है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर होना चाहिए, अपोजिट। तो थीटा कितना बन गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री बन गया तो आपने कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम सेम है। तो u इक्वल टू θ2 है आपका 180 डिग्री, तो u इक्वल टू माइनस एम बी। देखो cos यहां 180 रखोगे, 180 होता है -1, और cos 0 तो -1 होता ही होता है। तो कुल मिलाकर -2 हो गया और ये +2 हो गया, तो 2mb आ गया। और mb को आपने सोल्व करा था, इतना आता है। तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 660 की पावर -3, ये जूल आ गया। व्हाट इज द टॉर्क ऑन मैग्नेट इन केसेस फर्स्ट एंड सेकंड? कहते टॉर्क कितनी लगेगी इन केसेस में, फर्स्ट और सेकंड में। तो टॉर्क का फॉर्मूला बेटा यही होता है एम बी साइन थीटा। पहले केस में थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा जी एम बी साइन 90। और एम बी की वैल्यू बेटा अभी निकाल कर आए हैं, एम बी की वैल्यू कितनी है? इतनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर। और दूसरे केस में कितना आ जाएगा? दूसरे केस में है एम बी, ये 180 डिग्री है, और साइन 180 डिग्री कितना होता है? 180। साइन 180 0 होता है, दूसरे केस में टॉर्क 0 आ जाएगी। ये हो जाएगा। जस्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पिछले चैप्टर्स में करते आ रहे थे। नेक्स्ट है, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही है, अच्छा न्यूमेरिकल है। कुछ क्वेश्चंस पर प्रीवियस ईयर लिखे नहीं हुए, बट फिर मैं करवा रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं नोट्स के, जो टीचर्स क्लास में करवाते रहते हैं, वो करवाए जा रहे हैं। A solenoid has core of material with relative permeability। जो ये रिलेटिव परमेबिलिटी दी हुई है बेटा, ये कितनी दी हुई है? 400। एक सोलनॉइड है, उसके अंदर एक कोर है, एक सोलनॉइड है, और सोलनॉइड के अंदर बेटा एक कोर है, मतलब कुछ डला हुआ है। उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी दी हुई है। जो ये कोर है इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी दी हुई है। और सोलनॉइड के अंदर करंट कितना कैरी कर रहा है? 2 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न सोलनॉइड की दी हुई है पर मीटर, यानी कि ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो वो दी हुई है 1000। केस में, पहले केस में एच पूछा है। एच का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको? बी नोट बाय म्यू नोट। अब सोलनॉइड है, ये अप्लाइड फील्ड होता है। सोलनॉइड का फील्ड कितना बनेगा? सोलनॉइड के अंदर एक मीडियम भी है, तो सोलनॉइड का फील्ड वैसे तो बेटा इतना होता है, अगर मैं आपको बताऊं, बी इक्वल टू सोलनॉइड का एयर के केस में होता है म्यू नोट एन आई। ओके, अब मीडियम भी आ गया तो म्यू नोट के साथ क्या आ जाएगा? म्यू आर भी आ जाएगा। ये बात बेटा याद रखना, जब भी मीडियम आता है तो जहां जहां म्यू नोट है वहां म्यू आर आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा? एक म्यू आर आ जाएगा। ये दोनों कट गए, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला आ गया एन आई। क्या आ गया? एन आई। एन कितना है जी आपका? एन दिया हुआ है 1000 और आई कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 2000। यूनिट बेटा आप
खुद समझदार हो। करंट की एम्पियर, इसकी यूनिट होती है पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और ये एच आ गया। अब आपने निकालना है जी एम। एम निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक। और ये हमने निकालना है बी। देखो बी निकालना इजी है क्योंकि बी हमने अभी काम भी किया था। बी जो होता है, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये टोटल, तो वो आता है म्यू नोट म्यू आर एन आई। देखो म्यू नोट होता है 4 पाई 10 की पावर -7। बच्चों ने ये वैल्यू रट रखी होती है पूरा साल, 10 की पावर -7। तो म्यू नोट की वैल्यू आती है 4 पाई 10 की पावर 7। और म्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 400। और एन कितना है? 1000। आई कितना है? 2। तो यानी कि मोटा मोटा बेटा ये देखो, ये 8 और 8 चौक 32 पाई, ठीक है। और 10 की पावर 3 ये है, 2 ये है, 5। और यानी कि यहां बचेगी 10 की पावर 5, यहां से कट गई तो ये -2 बचेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। पाई की वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हो, इच्छा आपकी है। नेक्स्ट कहते हैं जी वैसे अगर आप इसको ध्यान से सोल्व कर भी लेते हो ना, थोड़ी सी खुशी मिलेगी। क्यों? इसकी वैल्यू कितनी होती है? यहां तो इसको लिख लो 22/7 और यहां लिख लो 3.14। देखो 33 की जब 3 से मल्टीप्लाई 33 की 3 से मल्टीप्लाई तो 99 आता है। तो ये भी 99 के आसपास आएगा, 100 के आसपास आएगा। तो मैं इसको मोटा मोटा 100 लिख देता हूं। और साथ में 10 की पावर -2 भी है, तो 10 की पावर -2 मोटा मोटा तो ये 1 टेस्ला आ जाएगा। एक अच्छा नंबर आ गया, इसलिए मैंने इसको सोल्व कर लिया। ये हो गया। अब आपको बी पता लग गया, एम आपको निकालना है मैग्नेटाइजिंग। अब फॉर्मूला फटाफट आने चाहिए। कहां से इजी पड़ेगा, कहां से इजी पड़ेगा? तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी था, म्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, म्यू आर दिया हुआ है। अब हमने निकालना है एम निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस दिस। को सर ये क्यों लगाया? देखो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? म्यू आर तो म्यू आर ही है, जिसको आप लिखते हो म्यू आर को 400। और इसको इधर ले आओ -1, इसको लिखते हैं m/h। हमें तो m ही निकालना है, तो यानी कि चाहिए हमको लिख सकते हैं m/h। ओके, अब क्या करें? अब आपको ये तो आ जाएगा 399 और किससे मल्टीप्लाई कर दो? h से। और h कितना है? h कितना है? h है 2000 इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू आ गई। इसकी मल्टीप्लाई करना 8 9 दूनी 18 और 1 19 3 और 6 और 1 7 और साथ में आ जाएगी 10 की पावर 3। ये कैपिटल M की वैल्यू आ गई। डन। नेक्स्ट लास्ट में आ जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट। ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है? देखो कहते हैं आयरन के अंदर क्या रखी हुई है, सॉरी सोलेनोइड के अंदर क्या रखी हुई है? कोर रखी हुई है, कुछ चीज डाली हुई है। लेकिन हमें उतना ही करंट चाहिए सोलेनोइड के अंदर जितना पहले था, हमें सोलेनोइड के अंदर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जितना अब है। लेकिन हम कोई कोर नहीं रखना चाहते। क्या नहीं रखना चाहते? कोई कोर। कहने का मतलब यह है कि हवा वाला सोलेनोइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये आया था म्यू नोट एन आई। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो कुछ अलग आया था। B इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो आया था म्यू नोट म्यू आर और एन आई। ये 1 टेस्ला आया था सोल्व करके। कहते हैं कि हम मटेरियल नहीं डालना चाहते, ना मटेरियल नहीं डालना चाहते, बट करंट बढ़ाना चाहते हैं। कितना करंट बढ़ाएं कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बन जाए जितना पहले था। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 1 टेस्ला। हम करंट को कितना बढ़ाएं? मैंने कहा हमें नहीं पता, हमने I प्लस आई एम लिख दिया। यही मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, यही मैग्नेटाइजिंग। ये 1 आ गया। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7।
एन की वैल्यू है 1000, आई की वैल्यू है 2 प्लस आई एम। आपने सोल्व करना है, इस सारे समान को नीचे ले आओ, 1/4 पाई, इसको सोल्व करोगे तो 10 की पावर -4 आएगा, इक्वल टू क्या है 2 प्लस आई एम। 2 को इधर ले आओ, यानी कि, और ये 10 की पावर -4 है, ऊपर जाकर +4 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 पाई एंड -2 इक्वल टू आई एम। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में बैठे हो तो अगर कैसे करना चाहते हो तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, पाई स्क्वायर 10 के इक्वल होता है, ऊपर वाला पाई 1.34 और ये है 10 की पावर 4, नीचे 4 इंटू 10 आ गया और -2 इक्वल टू आई एम। 0 से 0 कट गया, 4 से कट करोगे तो क्या आता है 250। ओके, और क्या कर सकते हो, 4 कट हो गया, इनमें से ये माइनस भी करना है, इनकी मल्टीप्लाई भी करनी है, 3.14 इंटू दिस -2। देखो मैं रफली सा कर रहा हूं, अगर 3 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो ये आ जाएगा 750 के आसपास, -2 कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी कि 748, मोटा मोटा इतना आ जाएगा। पेपर में ये कर सकते हो इतना काम, अदरवाइज करके बेटा एग्जैक्ट निकाल देना, ये डन। आगे बढ़ थ्योरेटिकल, डाया, पैरा, फेरा। उम्मीद करते हैं थ्योरी से आपको याद होगी, इसके क्वेश्चन फटाफट देख लो कैसे आए हैं, क्या है। थ्योरी जब कहोगे वो करवा देंगे बेटा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, तभी पता चलेगा। अगर आपको जरूरत नहीं फील हो रही, थ्योरी की नहीं जरूरत, इट्स ओके है, फिर जरूरत ही नहीं है। द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर डाया, डाया मटेरियल की जो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू होती है ये वाली, एक तो बेटा ये नेगेटिव होती है और एक ये स्मॉल होती है, जस्ट ये बात याद रखने वाली है। तो नेगेटिव एंड स्मॉल पहला आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कौन सी पेयर है। देखो आयरन तो फेरा होता है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, निकल और कोबाल्ट भी फेरा होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इन दोनों में से आंसर देख लो कौन सा होगा। जो आपका एल्यूमिनियम होता है ना, ये डाया होता है, लेकिन जो कॉपर होता है, गोल्ड कॉपर, ये डाया होते हैं, और ये आपका, ये डाया नहीं होता, ये पैरा होता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं हम लिख लेते हैं पैरा के, ठीक है ना, पैरा के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पैरा के एग्जाम्पल होते हैं ये है, ये एग्जाम्पल है पैरा के। सोडियम, कैल्शियम, ये पैरा है, तो मतलब ये आगे सोडियम और कैल्शियम। एल्यूमिनियम, ठीक है ना, कॉपर नहीं, कॉपर क्लोराइड है बेटा, इकट्ठा है कॉपर क्लोराइड, कॉपर जो है वो आपका डाया आ जाता है, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल आ गए, ये है एग्जाम्पल, आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। डाया क्या होता है, डाया हमेशा मैग्नेट को रिपेल करता है। डाया ऐसी चीज है, अगर डाया को मैग्नेट के पास ले जाओगे ना, मान लो कोई भी मैग्नेट, अगर यहां पर तो नहीं है, मान लो कोई मैग्नेट का पीस है, डाया को, अगर ये नॉर्थ है, डाया को इसके पास ले जाओगे तो इसका ये नॉर्थ बनेगा रिपेल करने के लिए, अगर ये ले जाओगे तो ये भी नॉर्थ बन जाएगा इसको रिपेल करने के लिए, मतलब इसका मेन पर्पज है रिपेल करना। तो डाया को जब भी मैग्नेट के पास ले जाओगे नियर द नॉर्थ या साउथ पोल, इट विल बी, हमेशा रिपेल ही करेगा बाय नॉर्थ पोल एंड, नहीं, दोनों से रिपेल ही करेगा, रिपेल बाय बोथ पोल। जिस पोल के पास मर्जी ले जाओ, इसने रिपेल ही करना है, इसकी नेचर ही ऐसी है, खुद ऐसा बना लेता है। ये डाया ही है बेटा, ये डाया ही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना, सब्सटेंस शोन इन फिगर द सब्सटेंस इज, बेटा खुद में से लाइन पास नहीं होने देता, रिपेल कर रहा है, तो ये डाया है। क्या है डाया, और डाया कौन सा होता है बेटा, अभी बताया, सोडियम डाया है, सोडियम डाया है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परमिएबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। कहते हैं फ्री स्पेस से जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है,
अगर यहां पर ये मटेरियल ना होता, हवा होती तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ जाती, यहां से कुछ जाती। बट जैसे ही आपने डाया यहां रख दिया, डाया इन लाइंस को रिपेल कर देगा। तो अगर डाया को यहां रखते हैं, यहां से यहां लाकर, तो ये इन लाइंस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये इन लाइंस को रिपेल करेगा। यहां अगर एयर होती तो लाइन कुछ और होती। अब यहां पर लाइन ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही नहीं है, इसने भगा दी। तो लिखा हुआ था विच ऑफ द फ्लोइंग हैज परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री। तो किस में लेस है, डाया में लेस है, क्योंकि यहां पर अगर एयर होती तो कुछ थी परमेबिलिटी, यहां जिसने वो उड़ा दी, तो डाया आएगा। डाया कौन सा है, कौन सा है, एल्यूमिनियम है डाया, नहीं कॉपर क्लोराइड भी है। दो ऑप्शन कैसे बनेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। हाँ डाया की होगी वो तो। ओहो बेटा 2 मिनट, ये इसका कॉपर आएगा, डाया कॉपर होता है। 1 मिनट अभी अभी गड़बड़ होगी, पाप हो गया बेटा, पाप, होए 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 बेटा, ये तो गड़बड़ी होगी। क्यों गड़बड़ होगी जी, अरे सोडियम तो पैरा है सोडियम तो। कॉपर क्या है, कॉपर डाया है, कॉपर डाया है, सॉरी कॉपर डाया है। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तभी कहूँ दो कैसे आगे। ओके, अजर्शन रीजन। अजर्शन क्या है, क्या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जब मैग्नेटिक के पास ले जाते हो तो ये अपना उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, उसको रिपेल करते हैं। रीजन, डायामैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डाया में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में मिलते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक बनाता है दूसरा उसका अपोजिट बनाकर उसको कैंसिल आउट कर देता है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी बात ठीक है, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो तभी शो करेगा जब वहां पर बाहर क्या लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे। तो दोनों ट्रू हैं, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन अ बार मैग्नेट ऑफ कॉपर क्या होता था, डाया, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड लाइंस गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड द बार। कहते हैं बार के अंदर ज्यादा आ जाएंगी, ऐसा थोड़ी होता है, ज्यादा थोड़ी आएंगी, अभी देखा कम आएंगी, तो ये तो फॉल्स है। रीजन, कॉपर इज पैरा। कॉपर पैरा कहां होता है बेटी, कॉपर तो डाया होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर फेरामैग्नेटिक मटेरियल। फेरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। द सब्सटेंस विच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड फेरामैग्नेटिक मटेरियल। बस इतना लिखना है। एक्सप्लेन मैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ स्टेबल डायग्राम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। देखो होता क्या है जब किसी सब्सटेंस के बारे में चर्चा चल रही है ना, जैसे मान लो ये है, तो इसके अंदर ना जो फेरा होता है, फेरा जब बनता है ना, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे डोमेन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे डोमेन बन जाते हैं। जैसे मान लो ये लगा लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे डोमेन, टुकड़ियां बन जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो ये जो डोमेन है, इस डोमेन के मैग्नेट जो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका डायपोल मूवमेंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मान लो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, किसी का कैसे जा रहा है, किसी कैसे जा रहा है, और मान लो इसका कैसे जा रहा है। देखो एक एक डोमेन का अपना डायपोल मूवमेंट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं अपना अपना, ठीक। लेकिन कुल मिलाकर क्या होता है, 0 हो जाता है। किसी का किधर किसी किधर बेटा कैंसिल आउट हो जाता है। ये डोमेन वाला डेफिनेशन है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, एक्सटर्नल, तो उससे क्या होता है, व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखोगे ठीक है, तो
जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो ये है कौन सा, फेरा। तो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ इसी डायरेक्शन में अपनी रजामंदी दिखाएंगे बेटा, इसी डायरेक्शन में। तो थोड़े थोड़े से इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, हालांकि सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, लेकिन एक तरह से कह लो फेस इसी साइड है, ठीक है ना, फेस इसी साइड होगा सभी का। तो कुल मिलाकर कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, जीरो नहीं बन पाएगा, ठीक है। पहले किसी का किधर किसी किधर, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा, बस आपने यही एक्सप्लेन करके लिखना है, ये डन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल 0.5 दी हुई है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड राइट इट्स रिलेशनशिप विद ससेप्टिबिलिटी। म्यू आर की वैल्यू दी हुई है 0.5। कहते हैं कौन सा मटेरियल होगा बेटा, फेरा, पैरा एंड डाया। म्यू आर की जो वैल्यू होती है डाया के लिए, ये कहते हैं 0 से तो बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, एंड स्मॉल होती है, 1 से छोटी होती है। इस केस में जो ये वैल्यू होती है पैरा में, ये 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है। इस केस में ये जो वैल्यू होती है म्यू आर की 1 से बहुत बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। अगर 1.2 या 2, 3 ऐसी वैल्यू दी तो वो पैरा है, अगर 1 और 0 के बीच में है तो ये डाया है, अगर 1 से बहुत बड़ी है 200, 300, 400 तो ये कैसा सब्सटेंस है, फेरा है। जैसे अभी न्यूमेरिकल करके आए तो उसमें 400 दे रखी थी तो वो फेरा है। तो ये कौन सा आ जाएगा बेटा, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा डाया। और इसकी रिलेशन बतानी है ससेप्टिबिलिटी के साथ, तो रिलेशन तो बेटा यही होती है, ये इक्वल टू 1 प्लस, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5, तो 1 प्लस, इसको इधर ले आओ, ठीक है ना, सॉरी इसको 1 को इधर ले आओ, तो 1 को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 0.5, वो भी माइनस का। तो डाया के लिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट है परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज दिस। इतनी परमिएबिलिटी है, नाम लिखना है बेटा। परमिएबिलिटी 1 से छोटी आएगी तो क्या रहेगा, डाया ही रहेगा। नेम द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इट रिप्रेजेंट, डाया। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज 1.9 10⁻⁻⁵। नेम द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो भी लिख लो। डाया के लिए ये स्मॉल होती है, वेरी वेरी स्मॉल, और क्या होता है, नेगेटिव होती है, स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। इसके लिए जो इसकी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है बट स्मॉल होती है, स्टिल स्मॉल होती है। इसकी वैल्यू जो होती है म्यू आर की, सॉरी ये बड़ी होती है 1 से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और स्मॉल है, तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव और स्मॉल, पैरा। थर्ड का आंसर पैरा आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस हैं, एक छोटा सा चैप्टर है और ये डन हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो अपने जो नोट्स बनाए हैं आपने, जहां से भी किया, जो भी किया है, चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, ऑलमोस्ट कंसेप्ट रिपीट होते हैं। टेक केयर।